हम ओट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ओट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नहीं थ्योरी लेकर के आए हैं, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस हम बहुत से हॉट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और टॉपिक में आपको काफ़ी सारी बातें ऐसी नई जानने को मिलेगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। तो हमने टॉपिक क्या है हमारा, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होती है उसको आप कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा भाई जो क्वाड्रेटिक होती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैराबोला की शेप होती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद वर्टेक्स और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी बातें करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल लेट कर लिया है भाई, गिवन फंक्शन को किसके इक्वल लेट कर लिया, y के। अब मैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको x² का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसको आप कॉमन कर लेंगे। तो इसमें a नज़र आ रहा है, हमें a हमने कॉमन कर लिया। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, यानी कि a आपने कॉमन किया है तो आप a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास b/a है, x के कोएफिशिएंट को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आया यहाँ से स्क्वायर करने के बाद, तो इसको अगर मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये a यहीं पर रखा हमने। ठीक है, और इसके अंदर मैं उसको मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो x² b/ax प्लस मेरे पास क्या था, c/a, और इसको मैंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है इसमें b²/4a² को, और इसी को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है b²/4a² को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये x² और ये तीनों मिलकर के होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर ये आपका a² बनेगा, ये b² बनेगा और ये 2ab बनेगा। तो a² + b² + 2ab क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से x की पावर लिखूंगा 1, b किसका स्क्वायर है, b का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और a² किसका स्क्वायर होगा, a का, और ये 2ab आपका प्लस का है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगा और इसका मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स को कंबाइंड करके मैंने ये होल स्क्वायर बना दिया। इसको आप ओपन करेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। अब बचा हमारे पास एक तो ये और एक ये, तो इनको हम थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4a², यहाँ से एलसीएम में आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके साथ सोल्व करूंगा तो a की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब 4a और c बचेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में c बचा हुआ है और इस वाले केस में बचेगा आपके पास b²। अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लूँ तो देखिए ये d का रिजल्ट बन सकता है हमारा ना, b² - 4ac। तो इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन आउट कर लेता हूँ, a मेरा एज इट इज है और यहाँ से हो जाएगा x + b/2a और इसका होल स्क्वायर है। इसमें से मैंने माइनस कॉमन आउट कर लिया, माइनस कॉमन आउट किया तो ये बन गया आपका b² - 4ac। ठीक है, और अपोन में क्या बचा है भाई, 4a²। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा y = ax + b/2a और इसका होल स्क्वायर। इस a को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपॉन में बचेगा 4a, और इधर ये आपका b² - 4ac को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा d आपका क्या होता था, d फॉर डिस्क्रिमिनेट, d क्या होता था, b² - 4ac। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया है, d लिख दिया है भाई। अब ये माइनस का मैं इधर ले आता हूँ, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y + d/4a। ठीक है, ये हो गया, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास ax + b/2a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल Y से डिनोट कर दूं पूरे को और इसको मैं कैपिटल X से डिनोट कर दूं कंप्लीट को, तो ये जो इक्वेशन है आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट में नजर आएगी, y = a∠X², और ये किसकी फॉर्म है, पैराबोला की फॉर्म है। पैराबोला की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो ऐसे ही फॉर्मेट में होती है, एक तो होती है y = ax²,
दूसरी होती है आपकी x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस में भी होती है। तो ये जो फॉर्म है ये पैराबोला की फॉर्म है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक पैराबोला होती है। मतलब पैराबोला मतलब इस टाइप की शेप होती है, ये तो या तो अपवर्ड होगा या फिर इस टाइप से डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, जो इसका ये टर्निंग पॉइंट होता है ना, जहां से ये कर्व करता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये तो मैंने आपको पैराबोला की इक्वेशन दिखाने के लिए सब्स्टिट्यूट किया था, वापस यहीं पर आ जाते हैं हम। तो देखिए, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं, इस वाले को मैं 0 के इक्वल रखूं, तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिलेगी -b/2a, यानी कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है आपका, यहां पर x कोऑर्डिनेट तो आपका क्या होगा, -b/2a होगा। ऐसे ही मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी -d/4a। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा, -d/4a होगा। ठीक है, इनको आप थोड़ा मेमोराइज रखेंगे कि जो ये पैराबोला का यहाँ पर वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स पर x कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, -b/2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, -d/4a होता है। सेम इस पैराबोला में भी यही होगा, ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स पॉइंट होगा और इसके भी कोऑर्डिनेट सेम ऐसे ही होते हैं। अब बात करते हैं कि पैराबोला हमारा अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। इसको आप मेमोराइज रखेंगे, याद रखेंगे कि वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बातें करते हैं कि अपवर्ड पैराबोला कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, रियल वैल्यू कब होगी, वो सारी बातें आगे डिस्कस करते हैं हम। चलिए, तो भाई ए आपको जो नजर आ रहा है ना, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस लें कि भाई ए की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, तो उस केस में जो आपका पैराबोला होगा वो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो कि हमारा क्या होगा, अभी हमने पढ़ा b-b/2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a होगा। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब सेकंड जो केस है, सेकंड केस में अगर a आपका जो है वो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, तो आपका जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यानी कि वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a और -d/4a होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रियल वैल्यू कब होगी, इमेजिनरी वैल्यू कब होगी, वो सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में लेके चलते हैं कि a अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, उस केस में तो आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे और दोनों डिफरेंट होते थे। ऐसा क्यों होता था? तो देखिए, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है ना, तो आपको इतना तो पता है भाई a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, मतलब इसकी जो टांगे होगी ये ऊपर की तरफ होगी और ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रही हैं ये टांगे। ठीक है, कहां तक जा रही हैं, अप टू इनफाइनाइट तक। हिंदी मूवी में अक्सर डायलॉग सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो हाथ तो किसके लंबे होते हैं, कानून के, और टांगे किसकी लंबी होती है, पैराबोला की टांगे लंबी होती है। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, ऐसे ये भी नीचे की तरफ अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, इतना क्लियर है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, अगर d भी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो d है आपका वो ग्रेटर देन 0 होता था, मतलब पॉजिटिव होता था, तो टू रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती थी और दोनों की दोनों डिफरेंट होती थी। तो पैराबोला इन 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ही हम क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, एक को अल्फा से लिखते थे तो दूसरे को किससे लिखते थे, बीटा से। एक केस तो ये हो गया। अगर सेकंड केस पर बात करें कि d की वैल्यू अगर हमारी क्या हो जाती है, 0, तो उस केस में पैराबोला हमारी x एक्सिस को क्या करता है, टच करता है, ऐसे ऐसे टच करके एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो अल्फा और बीटा होता था हमारा, वो क्या होता था, इक्वल होता था, क्योंकि इस पॉइंट पर अल्फा और बीटा दोनों जीरोज की वैल्यू रियल तो होंगी, साथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपका जो d होता था वो लेस देन 0 होता था, यानी कि नेगेटिव होता था, और वहां पर हम बोल देते थे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो रियल रूट्स इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, ऐसे दूर से ही निकल जाता है, इसको टच ही नहीं करता है, इंटरसेक्ट भी नहीं करता है। तो यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस पर जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो ये 3 केस बने। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला। ठीक है, अगर d आपका 0 है तो
पैराबोला एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, और इस पर अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर डी आपका लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब बात कर लेते हैं अगर ए की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है तो क्या होगा, तो लेस देन 0 होगी तो पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ये वाली शेप होगी, नीचे की तरफ होगा भाई, तो नीचे की तरफ होगा। तो अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है इस वाले केस में, ए लेस देन 0 है लेकिन डी ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला 2 पॉइंटों पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि डी हमारा पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर डी आपका 0 आ जाता है तो उस केस में पैराबोला होगा तो डाउनवर्ड, लेकिन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ऐसे टच करके निकल जाएगा। और यहाँ पर अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा जो केस आता है उसमें डी आपका लेस देन 0 हो जाता है मतलब नेगेटिव हो जाता है, तो इस केस में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये 3 केस हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो देखिए अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। वाई की वैल्यू जो हमने वाई के इक्वल लेट किया था ना क्वाड्रेटिक को, ax² + bx + c, ठीक है, तो इसमें y जो है वो y की वैल्यू यानी कि इसकी क्वाड्रेटिक की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं, तो y की वैल्यू अप टू कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर होगी। यानी कि x अगर आपका -b/2a है तो y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू यानी कि -d/4a कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम। और मैक्सिमम को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे ही अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो आपको पता ही नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे तो नेगेटिव वैल्यू आती चली जाएगी सारी, ठीक है, वाई अपना नीचे नेगेटिव होता है, तो ये जो होगी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर तो मैक्सिमम वैल्यू कब कितनी होगी, ये वाली आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर पैराबोला आपका कैसा है, डाउनवर्ड है तो, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो आपको कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको ए को चेक करना है कि ए आपका लेस देन 0 है या ए आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 है तो आप मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, -d/4a से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की यानी कि पैराबोला की, ठीक है। अगर ए आपका लेस देन 0 है, ए आपका लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम। मिनिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अप टू ये इनफाइनाइट तक नीचे की तरफ जा रहा है, पाताल लोक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम मिनिमम वैल्यू को तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ इस पॉइंट पर होगी और वो कितनी होगी, -d/4a होगी, ठीक है। तो रिजल्ट तो दोनों ही केस में सेम है, बस आपको इतना देखना है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो यही वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, और ए आपका नेगेटिव है तो यही वैल्यू आपकी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये कुछ बातें थी हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बेस हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये थोड़ी हमने डिस्कस की है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।